हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक ये कहेंगे कॉमन टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा या ये ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग में चले गए हैं। समाजशास्त्र एवं समाज के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समाजशास्त्र की जो कक्षा 11वीं की जो बुक है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से कुछ साथियों का कमेंट आया था कि मैम जो 11वीं और 12वीं की जो समाजशास्त्र की बुक है उस पे भी आप लेक्चर बना दीजिए, थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो मुझे भी लगा कि रियल में ये बहुत ही बेसिक, जैसे कि होता है ना कोई भी कंपटीशन की जो तैयारी हम लोग करते हैं तो 6 to 12 तक की किताबें हमारी यूज़फुल होती हैं। तो जो एक बेसिक स्टार्टिंग हम बोलें सोशियोलॉजी की, तो वो हम कक्षा 11वीं से देखते हैं। तो 11वीं और 12वीं की बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें आज ये पहला लेक्चर है जिसमें कि जो बुक है उसका नाम है समाजशास्त्र परिचय। समाजशास्त्र परिचय के अंतर्गत ये पहला चैप्टर है समाजशास्त्र एवं समाज, अर्थात सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसमें हम लोग पूरी बुक के बारे में तो डिस्कस करना सही नहीं है क्योंकि लगभग 15 पेजेस एक एक चैप्टर में है। लेकिन बाकी आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन उस पूरे चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो इसी तरीके के फैक्ट्स उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत ही जबकि मैंने देखा पहला चैप्टर समाजशास्त्र एवं समाज बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे थिंकर्स के कथन दिए गए हैं जो कि हम लोगों को हायर की किताबों में भी शायद कहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे कथन हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनसे परिचित होंगे और इस जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर करने में किन किन पुस्तकों का यूज किया गया है उन सारे को भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि बुक में ही दिया गया है। और इसमें कुछ जो डिफरेंट टर्म्स आते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो शब्दावली होती है उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कौन सी पुस्तकों से ये कंटेंट प्रिपेयर किए गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये पहले चैप्टर समाजशास्त्र एवं समाज में पहला जो फैक्ट हमको मिला वो ये है कि वर्ष 1999 से 2000 तक के बीच में से आरंभ हुई इंदिरा आवास योजना, अर्थात 1999 से 2000 ये दोनों सालों के बीच में ही इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं भवन एवं शहरी विकास निगम द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। तो यहाँ पे फैक्ट जो है वो 2 फैक्ट निकल के आते हैं। एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि ये योजना कब आरंभ हुई थी, तो ये 1999 से 2000 के बीच में। इस योजना में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भवन एवं शहरी विकास निगम द्वारा ये संचालित किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। ओके, ये फैक्ट आप सभी को पता है। समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा जो है सी राइट मिल्स के द्वारा दी गई है, या फिर हम इसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन भी कहते हैं। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सी राइट मिल्स के द्वारा या CW मिल्स के द्वारा दिया गया है। पीटर बर्जर का एक कोट इसमें दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने बात, जो कि समाजशास्त्र एवं समाज की बात हो रही है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लोग समाजशास्त्र को किस तरीके से देख रहे थे, तो पीटर बर्जर ने ये यहाँ पे बताया है कि हमको किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो देखते हैं हम लोग
पीटर बर्जर के अनुसार, या आप लोग इनके कथन के फॉर्म में समझने की कोशिश करिएगा। इसी में से कोई भी लाइन उठा के पूछी जा सकती है और ये पूछ दिया जाएगा कि ये कथन या ये विचार किस विचारक का है। किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफ़ी फायदेमंद होता है। समझने की कोशिश आप लोग करिए। किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में जो विरोधी पक्ष होते हैं उनके जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना, कि हमारा जो विरोधी पक्ष है या जो हमारा दुश्मन पक्ष है उसने जासूसी तंत्र में किस प्रकार किस तरीके की रणनीति अपनाई है और उन सूचनाओं को यदि हम हथिया लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है, क्योंकि हम इसके बारे में उम्मीद नहीं किए रहते, तभी तो वो जासूसी तंत्र कहलाता है। तो एक सफल जो जासूसी तंत्र होता है उसकी जो सूचनाएं होती हैं वो पूर्वाग्रह क्या किए गए रहते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उन सब से मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रख कर करता है तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी। तो जब हम किसी, जैसे मान लेते हैं कि कोई जासूस है और वो अपना रिपोर्ट जो है वो अपने अधिकारी को वो कैसा चाहता है वैसा प्रस्तुत करता है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो जो अधिकारी है उसके विचार से प्रभावित है। तो इस जो रिपोर्ट रहेगा उसका तो कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं यदि वह उसे हथियाना चाहे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक समाजशास्त्री भी काफ़ी मायने में ऐसा ही एक जासूस होता है। उसका काम है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, जितना कि वह कर सकता है। चूँकि एक समाजशास्त्री भी एक व्यक्ति ही होता है, ह्यूमन बीइंग ही होता है, तो वो भी चीज़ों से प्रभावित हो सकता है या किसी विचार से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसका काम यही है कि वो जो भी एक स्टडी कर रहा है वो एक निष्पक्ष स्टडी होनी चाहिए, जितने हद तक वो कर सकता है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट जितना पॉसिबल है उतना। यहाँ पे इस बुक में गरीबी की व्याख्या की गई है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि इसको हम दो तरीके से किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहली व्याख्या इसकी हम लोग देखते हैं। लोग गरीब इसलिए हैं, समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं। ऐसी भी मानसिकता देखने को मिलती है। लोगों से जब हम बात करेंगे तो ऐसा वो बोलेंगे लोग कि लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनको चाहिए कि कोई उनको दे दे, वो काम नहीं करना चाहते हैं, काम से जी चुराते हैं। समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य होते हैं, उनको नहीं पता है कि कितना हमारे परिवार का मंथली इनकम है और उससे ज़्यादा कितना हम खर्चा कर सकते हैं। उनके पास दिमाग नहीं होता है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है एवं कार्य के लिए स्थानांतरण से यानी एक से दूसरी जगह जाने से डरते हैं। ये परिभाषा जो है वो एक प्रकृतिवादी या प्राकृतिक परिभाषा है गरीबी की। अर्थात ये एक प्रकृतिवादी या प्राकृतिक, नेचुरली हम यही कहते हैं कि एक गरीब इसीलिए होता है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता है, उसके पास अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके पास उसका उतना उचित बजट नहीं होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता है, और लोग अपनी खुद की जो मातृभूमि होती है या अपना जन्म स्थान होता है उससे वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, इसलिए वो गरीब होते हैं। ओके, दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। समकालीन गरीबी का कारण, अर्थात इस समय में जो हमें
गरीबी दिख रही है, उसका कारण क्या है? वर्ग समाज में असमानता की संरचना, अर्थात जो हमें क्लासेस दिख रहे हैं, एक अलग अलग तरीके के लोअर का क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, इवन मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास है। तो बहुत सारे हमें जो ये एक असमानता की संरचना दिखती है, और वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता, दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम होती है। अर्थात काम तो उनसे ज़्यादा लिए जाते हैं लेकिन मजदूरी उनको काफ़ी कम दिया जाता है। ऐसे लोग गरीब होते जाते हैं। ये परिभाषा जो है एक समाजशास्त्रीय परिभाषा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा समाज शास्त्रीय परिभाषा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन AR देसाई का है। आप लोगों को पता है कि AR देसाई जी जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से आते हैं। तो इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। ये बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, और ये इसी तरीके से कोट उठा के और पूछ दिया जाएगा कि ये किस विचारक के द्वारा कहा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, एक विचारक और हमें यहाँ दिख रहे हैं, RK लक्ष्मण हैं। ये काट दीजिए आप लोग, RK लक्ष्मण हैं। इन्होंने मॉरिशस की यात्रा की थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मॉरिशस पे इनका अध्ययन रहा है RK लक्ष्मण का। ओके, इन्होंने एक जो मॉरिशस की यात्रा की थी उस पे अपना विवरण दिया है, और इस बुक में इस विवरण को दिया गया है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ अर्थात मॉरिशस में अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, यहाँ पे अरबी है, ये अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रह रहे हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदम, सचमुच मद्रास से ही था। मैंने उससे तमिल में बात की। उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, और उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति जहाँ जाता है वहीं का होके रह जाता है, और इवन वो जिस समुदाय में या जिस समाज में था वो उन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक कई पीढ़ियों के बाद दूर हो जाता है। यहाँ पे एक परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंथोनी गिडेंस के द्वारा दिया गया है, और ये समाज शास्त्र की परिभाषा है। इन्होंने कहा कि मानव समूह और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है, और यह समाजशास्त्र की परिभाषा एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई है। ओके, कार्ल मार्क्स का एक कथन इसमें दिया गया है, ये हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि भारत जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा है। आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोट। इसी टाइप के कोट अगर उठा के एग्ज़ाम में पूछ दिया गया तो कम्प्लीटली कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कथन किसका हो सकता है, और कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल माइंड में नहीं आएंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर
स्वदेशी वस्त्र उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। तो हो सकता है कि ये कथन जो है वो आप लोगों को AR देसाई से भी कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, DB मुखर्जी से भी कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। तो ये इस टाइप का जो कोट है वो कार्ल मार्क्स का है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे MN श्रीनिवास का एक कथन इस बुक में दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय यानी जातियों के साथ जो लोग रहते हैं तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। मतलब इनमें भी काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। तो हमको इतने ज़्यादा डिफरेंसेस दिखते हैं कि वो हमारे आसपास के ही माहौल में ये सारे के सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, चूँकि गवर्नमेंट की कॉलोनी है, अभी इस कॉलोनी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूपी के लोग, बिहार के लोग, तमिल के लोग, केरला के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटका के तो हैं ही हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग बहुत सारे दिखते हैं, उनकी भाषाएं हमें अलग दिखती हैं, सब अपने अपने तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल दिखती है। तो ये हमारे आसपास या पड़ोस में ही ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और ये कथन MN श्रीनिवास का है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, पियरे बोर्दियू का एक इम्पॉर्टेंट कोट है, वो भी हम लोग देखेंगे। वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत का ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसे ही अन्य लागत पर भी। अब ये जो कथन है वो आई थिंक अभी आप लोगों को रिलेट करके समझ में आ रहा होगा। पियरे बोर्दियू का जो ये कथन है ये किस पे आधारित है? ये अर्थव्यवस्था का, या ये कहें आर्थिक विज्ञान का या अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, इस पे ये कथन है कि जो आर्थिक विज्ञान है वो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक लागत का ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से ही संबंधित लागतों पे नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसे ही अन्य लागत पर भी वो ध्यान देगा। क्योंकि अपराध, आत्महत्याएं ये एक सामाजिक फैक्ट हो गई, ये सोशल फैक्ट है, तो इस पे भी वो ध्यान देता है। तो जो अर्थ विज्ञान है या ये अर्थशास्त्र है या आर्थिक विज्ञान है, वो समाजशास्त्र से किस प्रकार संबंधित है, इस पे ये पियरे बोर्दियू का कथन है। ओके, अब हम लोग इसकी शब्दावली देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, समाजशास्त्र एवं समाज बुक का नाम है। ओके, सॉरी, बुक का नहीं, चैप्टर का नाम है। जो बुक का नाम है वो है समाजशास्त्र परिचय। ओके, पूंजीवाद हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पे आधारित है। पूंजी से आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल हैं, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती हैं। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित होता है, तो इसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। अगली शब्दावली हम लोग देखते हैं, द्वंद्वात्मक क्या होता है? सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता, जैसे कि सामाजिक बाध्यता या व्यक्तिगत इच्छा। तो हमारी अपनी पर्सनल हमारी फीलिंग क्या है, हमारी इच्छाएं क्या हैं और एक समाज की बाध्यता क्या होती है, इन दोनों में एक द्वंद्व हमको देखने को मिलेगा। आनुभविक अन्वेषण क्या होता है? तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच को, जो कि अनुभवों पर आधारित हो, आनुभविक अन्वेषण कहते हैं। नारीवादी सिद्धांत क्या होता है? एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सब का एक सरोकार है समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना। समष्टि समाजशास्त्र
बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, जो कि एक बड़े ग्रुप के ग्रैंड थ्योरी के रूप में हम लेते हैं, तो उसको समष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। वहीं पे व्यष्टि समाजशास्त्र जो है वो आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, जिस तरीके से मैक्स वेबर ने की थी या कही थी। ओके, सामाजिक बाध्यता क्या होती है? एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य क्या होते हैं? व्यक्ति या समूहों द्वारा माने जाने वाला विचार की क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा है। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। तो मूल्य जो होते हैं वो बात ही नहीं होते हैं प्रतिमान की तरह, ये क्या सही है क्या गलत है ये हमें बताते हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी बुक्स यूज़ की गई है वो यहाँ पे आप लोग देखिए, और ये जो है बुक्स की लिस्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो यहाँ से आप लोग थिंकर्स और उनके बुक्स जो हैं ये ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एल पीटर बर्जर की बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, रॉबर्ट बीरस्टेड सोशल ऑर्डर, यहाँ पे ईयर्स आप लोग मेंशन है देख लीजिए। टी बाटोमोर सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, मैत्री चौधरी, ये एक नया नाम यहाँ पे दिख रहा है, इनकी बुक है द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सभी नाम जो है वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में न्यू थिंकर्स और उनके बुक्स पूछ दिए जाते हैं। ए आर देसाई की बात करते हैं, सोशल बैकग्राउंड एंड इंडियन नेशनलिज्म। एस सी दुबे, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी सोशियोलॉजी, द डिसिप्लिन्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एम जेम्स फ्रीमैन की है कलेक्टिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन अनटचेबल्स। ओके, एंथोनी गिडेंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक सोशियोलॉजी, एलेक्स इंकल्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी, एन जयराम, ये एक नाम है जो आप लोगों को बिल्कुल न्यू लग रहा है लेकिन आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर के लक्ष्मण, इनकी बुक है द डिस्टॉर्टेड मिरर, जिसमें आप लोग पता है कि मॉरिसस का अध्ययन इनका है। ओके, सी राइट मिल्स की बात करते हैं, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इनकी कॉन्सेप्ट भी है और इनका बुक भी है। योगेंद्र सिंह, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम एन श्रीनिवास, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एसेस इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंड लास्ट वन, रिचर्ड स्वेडबर्ग, ये एक आप लोगों को न्यू नेम दिख रहा होगा बट आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर जो है वो क्लास 11th की जो समाजशास्त्र परिचय बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर पे आधारित थी, और हम लोग ऐसे ही कर करके इसमें कुछ 5 चैप्टर्स हैं, तो आज तो हम लोग एक डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी 4 चैप्टर और हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर क्लास 12th का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों का इससे एक अलग तरीके से जो एक NCERT की बुक हैं और इससे आप लोगों के कंटेंट जो हैं वो आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और पसंद आया होगा, और यदि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।